तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं 17 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो ऐसे में करंट अफेयर्स का आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ बने रहिएगा और देखते हैं क्या कुछ है जो आज कुछ हमारे लिए नया है। तो दैनिक जागरण अखबार के साथ में शुरुआत करेंगे। गाइज, भारत और चीन के साथ तनाव के साथ साथ ही अमेरिका और चाइना के बीच में भी हमें तनाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा था कि जो चीन था उसने क्या हुआ था, पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन में जो दूतावास था, वाणिज्यिक दूतावास चाइना का, उसको बंद किया। इसके बाद चीन ने क्या किया कि चेंगडू में जो अमेरिका का दूतावास था उसको बंद कराया। इसके बाद में ट्रंप ने क्या किया, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। इसके बाद में टिकटॉक के बाद में ट्रंप ने अब अलीबाबा जो कंपनी है, चीन की एक ऑनलाइन दिग्गज ट्रेडिंग कंपनी है अलीबाबा, इस पर भी रोक लगाने की बात कही हुई है। जैक मा है अलीबाबा के संस्थापक और अलीबाबा कंपनी है चाइना की। चाइना ने अभी हाल ही में तियानवेन फर्स्ट के नाम से अपना मिशन मंगल लॉन्च किया हुआ है। गाइस, जम्मू कश्मीर में हमें जब से इसका पुनर्गठन हुआ है तब से उसके बाद से हमें बहुत कुछ है जो जम्मू कश्मीर के अंदर नया देखने को मिल रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा कि यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि थे उनके लिए ये बात कही गई कि उनको बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मैंने एक खबर आपको और बताई जिसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनको जिला मुख्यालयों पर सामूहिक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब गाइज क्या किया जा रहा है, कश्मीर में सभी दलों को एक साथ लाने की तैयारी की जा रही है। ये वाकई में एक बहुत ही अच्छा कदम है और अगर ये सफल साबित होता है, ये प्रयोग सफल साबित होता है, तो ये जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। गाइज, इसमें होगा कि उपराज्यपाल ने जो है सभी राजनीतिक सलाहकारों को शामिल करने की बात कही। इसमें पीडीपी और नेका के नेता भी शामिल हो सकते हैं। ये सलाहकार समिति क्या होगी गाइज, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो सलाहकार समिति के हिसाब से जिन लोगों को, जिन नेताओं को, पार्टियों को शामिल किया जाएगा, इन लोगों को महत्वपूर्ण विभागों और मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में फिर सामूहिक रूप से सरकार चलेगी, सभी दलों के साथ में उपराज्यपाल इस सरकार को चलाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि ऐसे में जो सेंटर है इसका बेहतर प्रशासन होगा और उनके अंडर में जो स्थानीय राजनीतिक दल हैं वो भी काम भी कर सकेंगे। तो जम्मू और कश्मीर में एक नया प्रयोग होने की तैयारी चल रही है जहां पर सभी दलों को एक साथ लाने की बात चल रही है। उपराज्यपाल के राजनीतिक सलाहकारों में शामिल हो सकते हैं पीडीपी और नेका के नेता। उपराज्यपाल यहाँ के कौन है गाइज, ये हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी को अभी हाल ही में क्या किया गया है, इन्हें यहाँ पर जो है वो नियुक्ति मिली हुई है। इसके पहले जो तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, वो यहाँ के जो वीसी थे, यानी कि जो वहाँ के राज्यपाल थे, अभी तक उपराज्यपाल यहाँ के हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उनको क्या किया गया था, यहाँ से हटा करके अब उनको बना दिया गया है देश का 14वां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग। ठीक है, तो जो उसका होता है ऑडिटर जनरल हो गए हैं, वो 14वें हमारे ऑडिटर जनरल हो गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 148 यानी कि 148, उस 148 में ये चीज के बारे में बताया गया है कि भारत में एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट इसकी की जाती है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा, जबकि जो इसकी जो सिफारिश है वो करता है हमारा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। अगली खबर की तरफ गाइज बढ़ते हैं। अगली खबर में एक महत्वपूर्ण और डेथ हो गई है। लगातार इस साल महत्वपूर्ण लोगों की डेथ्स का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। पहले इरफान खान, फिर ऋषि कपूर, उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत, फिर अमला शंकर का निधन हो जाना। इसके बाद में भी हाल ही में जो अगली खबर आएगी, पंडित रविशंकर जी का निधन हो जाना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो जाना। इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो अभी हमारी कैबिनेट एक मंत्री थी उनकी डेथ हो गई। इसी प्रकार से पूर्व क्रिकेटर, और ये भी उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, चेतन चौहान जी, ये पूर्व क्रिकेटर भी थे, इनकी भी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ये यूपी गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री भी थे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद में गाइज एक और महत्वपूर्ण खबर थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महान दिग्गज फिनिशर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और साथ ही साथ एक अच्छे बल्लेबाज सुरेश रैना, दोनों लोगों ने अभी हाल ही में क्या किया हुआ है, अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं गाइज, तो नेबरहुड फर्स्ट यानी कि अपने पड़ोसियों की तरफ पहले देखने की नीति के हिसाब से भारत जो है वो छोटे पड़ोसियों के लिए और उदार पॉलिसी बनाएगा। चीन और पाक को छोड़कर के सभी दूसरे छोटे देशों की मदद में कोई कसर नहीं होगी, ये बात कही है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं और छोटे देशों के साथ में हमारे संबंधों को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। ऐसे में श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सभी देशों के लिए हमें और ज़्यादा मदद और ज़्यादा जो डायलॉग्स बढ़ाने की जरूरत थी, उस दिशा में एक कारगर कदम बढ़ाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब छोटे देशों के लिए हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो और ज़्यादा उदार होंगी, यानी कि हम और ज़्यादा अच्छे से उनके लिए काम करने की कोशिश
करेंगे। गाइस तलाक पर सबको समान अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तक दी गई है। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं रखने के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है और बहुत जरूरी चीज है। धीरे धीरे करके जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में प्रवेश कर रहे हैं, नई नई चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट्स में आ रही हैं और लगातार इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान भी ले रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैतृक संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार होगा। तो जो अमेंडमेंट था उसके पहले भी जन्मी हुई पुत्री को भी अपने पिता की पैतृक संपत्ति में राइट मिलेगा। इसके बाद में अब तलाक पर भी सबको समान अधिकार देने की बात कही गई है। अभी तक गाइस क्या है कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में तलाक के अलग अलग तरीके हैं और तलाक का अलग अलग तरीके से अधिकार महिलाओं और पुरुषों को प्रदान किया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जहां पर कहा गया है कि तलाक में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये जो है हमारा महिलाओं, पुरुषों और इसके अलावा जो धार्मिक रूप से एक हमारी जो समान सिविल संहिता है, इसके संबंध में एक बड़ा कदम हो सकता है। गाइज इसके बाद में उत्तर प्रदेश से एक और खबर है। लखनऊ के केजीएमयू में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खुल गया है। अभी तक क्या था कि दिल्ली में सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक था और जो नोएडा है हमारे यहाँ पे यूपी में, वहाँ पे सबसे बड़ा जो कोविड टेस्टिंग सेंटर है वो भी है। तो यूपी दो चीजों में बहुत आगे निकल गया। एक तो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खुल गया और दूसरे दुनिया का जो सबसे बड़ा कोविड टेस्टिंग लैब है वो भी हमारे यहाँ पे यूपी के नोएडा में ही है। तो गाइस जो हमारे यहाँ पे केजीएमयू है यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लखनऊ में क्या हो गया, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। राज्यपाल है हमारे यहाँ पे आनंदीबेन पटेल और इन्हें हाल ही में मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। बंगाल के राज्यपाल का आरोप कि राजभवन की जासूसी हो रही है। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा था कि जगदीप धनखड़ जो है ये हैं बंगाल के राज्यपाल, ठीक है। और यहाँ की जो दार्जिलिंग टी थी अभी उसको जीआई टैग मिला था और यही बंगाल की थी आमला शंकर जी जिनका हाल ही में डेथ हो गया और ये जो है एक महत्वपूर्ण नृत्यांगना थी। तो बंगाल के राज्यपाल जो है वो कौन है, वो है हमारे जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर दो टाइगर रिजर्व हैं, एक है बुक्सा और दूसरा है सुंदरवन, ठीक है। बस से बंगाल चलो, ये मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी। आगे बढ़ते देखते हैं और क्या कुछ हमें जानने को जो मिल सकता है। गाइज आतंक के मुकाबले में युवतियों को सेना जो है वो तैयार करी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। तो काफी लंबे समय तक जिसकी मांग चल रही थी और जो एक बड़ी विषम परिस्थिति जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा बनी हुई थी वो था यहाँ 4G इंटरनेट सेवा। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में क्या हो गई है, इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में जनजीवन जो है वो सामान्य हो रहा है। कचरे के आजादी के साइड टाइटल से भी एक चीज यहाँ पर छपी हुई है। इसमें जैसे भाई गैज बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनका किस हिसाब से क्या रवैया रहा है। जैसे माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में साफ सफाई के प्रति लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक है और वहां पर बहुत ज्यादा साफ सफाई रखी जाती है। एक शोध के हिसाब से गाइज बताया गया है कि भारत जो है ये स्वच्छता के लिए एक बड़े बाजार की पर्याप्तता की संभावना है। यहाँ पर वर्ष 2020 तक ये बाजार 152 अरब डॉलर का हो सकता है। इनमें 67 अरब डॉलर यानी कि करीब 64% जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में और 54 अरब डॉलर यानी कि करीब 36% जो इसका भाग है वो प्रचालन, रख रखाव और सेवाओं के लिए होगा। साफ सफाई से जुड़े बाजार में सालाना वृद्धि जो है वो 15.1 अरब डॉलर तक हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है गाइस हमारे देश की बहुत ज्यादा जनसंख्या और इसके हिसाब से हम बहुत ज्यादा जो उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे लिए हमारे देश में स्वच्छता का एक बड़ा बाजार बन रहा है। इसके बाद में गाइज एक जो महत्वपूर्ण मामला इस समय चल रहा है प्रशांत भूषण का, वो मामले पर जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष हैं, इनका एक लेख छपा हुआ है अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरे मानदंड। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो एक महत्वपूर्ण और जो एक वरिष्ठ वकील है प्रशांत भूषण जी, इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने न्यायपालिका के जजों के ऊपर कुछ टिप्पणी की हुई थी, न्यायपालिका पर कुछ टिप्पणी की हुई थी। अब इसमें जो प्रशांत भूषण जी इनका कहना है कि इन्होंने जो जज हैं उनके यानी कि जो न्यायाधीश हैं उनके व्यक्तिगत क्षमता पर टिप्पणी की हुई थी, जबकि कोर्ट मान रहा है कि ये कोर्ट का जो है अवमान है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी पर दोहरे मानदंड शीर्षक से हृदय नारायण दीक्षित जी का एक महत्वपूर्ण लेख छपा हुआ है। गाइज ईरान ने यूएई पर हमले की धमकी दी हुई है। इसका जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस आपको रिवाइज मुझे आज इसका कराना था। गाइज क्या हुआ है कि यूएई ने अभी हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ एक समझौता कर लिया है। इसके बाद में ईरान समेत जो बाकी के सारे कुछ देश हैं उनको ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी है और ईरान ने कहा है कि ये देश के खाड़ी देशों के मुसलमानों पर और खासतौर से जो फिलिस्तीनी मुसलमान हैं उनकी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात ने फलस्तीन के लोगों के साथ में क्या किया हुआ, विश्वासघात किया है। अभी हाल ही में इजराइल और यूएई के बीच में बॉक्स जो समझौता है उसके बाद में ये चीज ईरान को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। तो ईरान और इसके अलावा जो फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हालांकि इजराइल ने भी कहा है कि वो जो उसकी
वहाँ पर बाकी सारे कब्जा करने की नीतियां थी, या फिर जो वहाँ पर जो बॉर्डर्स में जो उनके एक तरीके से हम कहें कि जो तनाव चल रहा था उसको रोकने के और कम करने की बात भी कही हुई है। तो ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है, खाड़ी देशों की शांति की तरफ अच्छा कदम माना जा रहा है। हालांकि कुछ अन्याय हैं जो जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी अब जब चीज़ों को पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता है, ऐसे में जिन चीज़ों को जहां पर रोका जा सके वो भी शांति की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। गाइस, भारत ने तेल रिसाव से निपटने में मदद करने के लिए मॉरिशस को 10 विशेषज्ञों की टीम के साथ वायुसेना का एक विमान 30 टन उपकरण और सामग्री लेकर मॉरिशस में भेजा। हुआ क्या है गाइस कि कोरल रीफ से टकरा करके जो जापान है उसका एक तेली जहाज जो है वो मॉरिशस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद में लगातार वहां पर क्या हो रहा है, तेल का रिसाव हो रहा है और मॉरिशस ने अपने यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की हुई है। अभी हाल ही में जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, इन्होंने मॉरिशस में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी किया हुआ था। मॉरिशस हमारा अच्छा पड़ोसी और एक मित्र राष्ट्र है और मॉरिशस के साथ में हमारे जो संबंध है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो मॉरिशस हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और भारत अपने संबंधों पर बहुत विशेष ध्यान दे रहा है। इसी परिस्थिति में जापान का जो एक जहाज है वहां पर जो एक तरीके से कहें कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उससे जो तेल का रिसाव हो रहा है उससे निपटने के लिए मॉरिशस की मदद करने के लिए भारत ने एक मदद जो है टीम के साथ में भेजी हुई है। आगे बढ़ते हैं गाइज, अब देखते हैं जनसत्ता अखबार में छपी प्रमुख खबरों के बारे में। तो गाइज, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं हमारे यहाँ पर चेतन चौहान जी, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, इनको क्या किया गया है, इनके जो ये डेथ है इस डेथ को इन्होंने शीर्ष पेज पर जगह दी हुई, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मॉरिशस में तेल रिसाव वाली मदद की खबर को भी इन्होंने छापा है। इसके अलावा अमर उजाला अखबार ने भी चेतन चौहान जी की मृत्यु की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी हुई है। गाइस, चीन का जो एक हवाला कारोबारी हमारे यहाँ पर पकड़ा गया है, ये दलाई लामा जी की जासूसी भी कर रहा था। दलाई लामा जी हम सभी लोग जानते हैं कि ये तिब्बत से निष्कासित हैं और भारत में वर्तमान में रह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखें तो जो बिडेन है जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा अगर चुनाव जीते तो सीमा पार आतंक पर भारत का हम भी साथ देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट का निधन भी अभी हाल ही में हो गया। कमला हैरिस जो है ये इनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है बिडेन की ओर से, और ये जो है भारतीय मूल की जो वहां पर होंगी, तो अगर ये उपराष्ट्रपति बनती है तो पहली उपराष्ट्रपति होंगी। आगे गाइस देखते हैं क्या कुछ है जो हमें देखने को मिल सकता है। गाइस, देश के सबसे साफ शहरों में छत्तीसगढ़ का जो जसपुर नगर है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण में इसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली है। 20 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे सम्मानित करेंगे। तो गाइस, जो छत्तीसगढ़ का जसपुर है, ये जसपुर में क्या हुआ है, स्वच्छता सर्वेक्षण में इसे सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का ही बीजापुर था, उसको अभी हाल ही में क्या हुआ था, सर्वाधिक आकांक्षी जिलों की सूची में नंबर 1 स्थान मिला हुआ था। और जो छत्तीसगढ़ है और जो पश्चिम बंगाल है और जो उत्तर प्रदेश है, इन लोगों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई में भी शीर्ष स्थान हासिल किए हुए हैं। ये रैंकिंग हमारी जारी की थी एचआरडी मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक और योजना चल रही है जिसका नाम रखा गया मनोदर्पण। और इस मनोदर्पण योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि जो छात्र हैं, शिक्षक हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके तनाव को कम करने के लिए एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किया गया है। इसके अलावा स्टे इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, ये प्रोग्राम भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ही है और इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक जी। अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है और उसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगा। गाइस, विलुप्त होने का कगार पर ढेंकी के टाइटल से भी एक खबर छपी हुई है। तो जो अबूझमाड़ जिला है छत्तीसगढ़ का, अबूझमाड़, यहाँ पर परंपरागत धान की कुटाई के लिए ये फसल उपयोग में की जाती है। कल मैंने जब आपको एनसीईआरटी पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पंजाब और हरियाणा में धान जो है एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा और तटीय क्षेत्रों में इसका उत्पादन एक खाद्य फसल के रूप में किया जाता है। गाइज, जो जिले के सभी पंचायतों में जो पठन है ये कौशल अभियान की शुरुआत होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने आमचो बस्तर रेडियो की सराहना की हुई है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हुआ है कि कोरोना काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक सशक्त माध्यम जो ऑनलाइन शिक्षा उभर करके आई है, ऐसे में धीरे धीरे सभी पंचायतों में कौशल जिले के अभियान की शुरुआत की बात चल रही है और बाकी सारी चीजें हैं वो जो चल रही हैं। गाइज, मनरेगा में काम देने की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने सर्वाधिक रोजगार जो है प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन में दिया हुआ है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है गाइज, छत्तीसगढ़ जो है वो नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आता है उत्तराखंड। मनरेगा कहता है सबसे ज्यादा रोजगार में राजस्थान आता है तीसरे स्थान पर। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान ये 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने सर्वाधिक काम दिया हुआ है। अगर कम काम देने वालों में बात करेंगे तो सबसे शीर्ष पर है गुजरात, इसके बाद में झारखंड, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान ये 3 शीर्ष राज्य हैं जिन्होंने मनरेगा के तहत अपने जो प्रवासी मजदूर हैं इनको काम दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में गाइस जो एक महत्वपूर्ण और डेथ हो गई है, पंडित जसराज जी नहीं रहे हैं। संगीत मार्तंड जो इनको कहा जाता है, इनका अमेरिका में दिल के दौरे से निधन हो गया। ये एक महान शास्त्रीय संगीत गायक थे और इनका अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 90 वर्षीय पंडित जसराज जी न्यू जर्सी में थे। उन्होंने आज सुबह आखिरी सांस ली। उनकी बेटी दुर्गा जसराज ने ये जानकारी दी। दुर्गा ने भाषा से मुंबई में
फोन करके कहा कि बापूजी नहीं रहे। और पद्म पुरस्कारों समेत इनको बहुत सारे सम्मान मिले हुए थे। इनके अलावा वह कुछ भी नहीं बोल सकी। मेवाती घराने के आखिरी मजबूत स्तंभ पंडित जसराज जी के परिवार में दुर्गा के अलावा पत्नी मधुरा और संगीतकार पुत्र सारंग देव है। मधुरा की सुप्रसिद्ध फिल्म वी शांताराम की बेटी हैं, जो फिल्मकार थे ये। और 8 दशक से अधिक संगीत में सफर में पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण और पद्म भूषण 2 अवार्ड्स मिले हुए थे। गाइस, तो इनका घराना कौन सा था, बस ये आपको याद रखना है। इनका जो घराना था कौन सा था, वो था मेवाती घराना। ठीक है, ये मेवाती घराने से थे राजस्थान में, और ये जिनकी अब हाल ही में डेथ हो गई है, एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय संगीत के गायक थे। ठीक है गाइस, तो जो उड़ने वाली दुर्लभ गिलहरी है, वो अभी हाल ही में उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क में इसे देखा गया है। आपको ये याद रखना है, ये पंजे को जो है पैराशूट की तरह से इस्तेमाल करती है, और ये उड़ने वाली एक दुर्लभ गिलहरी है जो दिखाई दी है उत्तरकाशी में। ठीक है, इसके बाद गाइस आगे आगे बढ़ते देख लेते हैं और क्या कुछ है जो हमारे लिए जानने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। गाइस, अब क्या होगा कि छत्तीसगढ़ में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनेंगे। छत्तीसगढ़ में रक्षा श्रेणी उद्योग के लिए जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत में निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल तैयार हो गई है और 12 महीने के अंदर इसका परीक्षण किया जाएगा। सेना का संकल्प है कि स्वदेशी हथियारों से लड़ेंगे और जीतेंगे हम जंग को। तो भारत के लिए रक्षा उत्पादन में एक अच्छी खबर है कि निजी क्षेत्र की पहली मिसाइल जो है वो तैयार हो गई है, और जल्दी इसका क्या होगा, परीक्षण किया जाएगा, करीब करीब विदिन 12 मंथ्स में। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस, जब देख लेते हैं हम 19 अगस्त को छपी हुई प्रमुख खबरें दैनिक जागरण अखबार में क्या कुछ है जो छपा हुआ है। गाइस, जो रोहित शर्मा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ओपनर बल्लेबाज है। इसके अलावा जो विनेश फोगाट जी हैं, इन दोनों लोगों को खेल रत्न की सिफारिश की गई है। गाइस, पीएम केयर्स फंड पर जो आपत्ति जताई गई थी, इस आपत्ति को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा कोष में राशि ट्रांसफर करने की मांग जो है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर बताया गया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके राजनीतिक मुद्दा बना रहे विपक्ष को झटका लगा हुआ है। जबकि क्या है कि पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया है कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए, इस कोरोना पैंडेमिक से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड की राशि को जो है विपक्ष क्या कह रहा था कि इसको जो हमारा NDRF है, यानी कि राष्ट्रीय आपदा कोष है, राहत कोष है, इसमें इसको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह चीज सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ और है, लेकिन जो उसके राजनीतिक मायने हैं वो अलग अलग निकाले जा रहे हैं। गाइस, विपक्ष का ये मानना था कि जो पीएम केयर्स फंड है, मांग थी उनकी ये, इसको जो पारदर्शिता के आधार पर, अब जो विपक्ष है उसने कहा है कि ये पारदर्शिता को एक बड़ा झटका है, जबकि जो पक्ष है यानी कि जो सत्ता पक्ष है उनका कहना है कि ये हमारी जो है जीत है, और जो हमारे ऊपर विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, निराधार आरोप लगा रहा था, उनके लिए ये एक बड़ा झटका है। हमारे साथ कपकोटी राजनीति की जा रही थी। वास्तविकता ये है गाइस कि इस जो डिसीजन के पीछे ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी बात है कि पीएम केयर्स फंड को एक दूसरे एक्ट के तहत बनाया गया था, जबकि NDRF के एक दूसरे एक्ट के तहत बनाया गया, और दोनों के कोष अलग अलग है। ऐसे में इस मांग को किसी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि दोनों के बेस अलग अलग थे, ना कि इसमें कोई दूसरा कोई पहलू है। ऐसा में आपको ये चीज याद रखनी है कि पीएम केयर्स फंड में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये है कि चूंकि जो पीएम केयर्स फंड है ये एक दूसरे अधिनियम के तहत एक दूसरे कार्य के लिए इसकी स्थापना की गई है। ऐसे में किसी दूसरे अधिनियम के अंतर्गत गठित जो कोई भी फंड है या जो कोई भी जो समिति है, उसमें इसके फंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा गाइस, जो उत्तराखंड का लिपुलेख है, यहाँ पर सीमा पर चीन ने फिर से टैंक तैनात कर दिए हैं। तो हमें लगातार देखने को मिल रहा है कि जो चाइना है वो अपनी हरकतों से बहुत ज्यादा बाज नहीं आ रहा है, और वो एक के बाद एक भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उनकी पॉलिसी ही यही है, भारत को, जैसे कि हमारी सोच है या जैसे कि हमारी विचारधारा है कि एक बार चीन को पीछे हटाने के बाद में हम वापस से आकर के सो जाएंगे, और अब यहाँ पर आकर के फिर अपने सामान्य कार्यों में लग जाएंगे। तो गाइस, ऐसा जो भी लोग सोच रहे हैं, या जैसा भी अगर ऐसी पॉलिसीज आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसी जो विचारधारा आपको दिखाई पड़ रही है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। गाइस, चीन एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने बॉर्डर्स पे शांत बैठने वाला नहीं है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीएम ने जो कहा है कि मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, इसकी सफलता की तरफ हम काम करें। और जब तक हम स्वयं से आत्मनिर्भर और सशक्त नहीं होंगे, और हम इतने पावरफुल नहीं होंगे कि हम लगातार उसका बॉर्डर पे सामना कर सकें, तब तक कि कुछ भी बहुत ज्यादा हल हो जाएगा, ऐसा सोचना बहुत ज्यादा नाकाफी है। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है, वो चाहे जितना कहे कि हम शांति, जैसे कि कोई अगर आप इस तरीके से समझिए कि जिस प्रकार से कोई हिंसक पशु कभी भी हिंसा करना छोड़ नहीं सकता है, वैसे चाइना भी अपने बॉर्डर पे कभी शांत बैठेगा, ये सोचना बहुत ज्यादा बेईमानी है। तो टॉप 10 मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली समेत 7 IIT हैं जो टॉप 10 में आ गए हैं। गाइस, अटल इनोवेशन रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का दबदबा रहा है। नायडू यानी कि जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, इन्होंने बताया है कि शोधार्थियों ने कहा कि किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आइए। चलिए, इन कैटेगरी के शीर्ष संस्थान रैंकिंगों के क्रम की अगर हम बात करें, तो जब सरकारी विश्वविद्यालय है, इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र जो है ये शीर्ष स्थान पर है।
इसके अलावा गाइस चलिए इस खबर को मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। इनोवेशन के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि आईआईटी ने अपने दबदबे को बरकरार रखा है। देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन से लेकर के जुड़ी गतिविधियों को जारी कर अटल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने फिर शीर्ष स्थान पर जगह बनाई है। बस ये खबर आपको याद रखनी, जो आईआईटी मद्रास है इसने टॉप किया, दूसरे स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे और तीसरे स्थान पर है आईआईटी दिल्ली। तो यानी कि मद्रास है, फिर बॉम्बे है और उसके बाद में दिल्ली है। ये 3 आईआईटीज हैं जिन्होंने टॉप नंबर्स पाए हुए हैं अटल इनोवेशन रैंकिंग में। ठीक है, बढ़ते हैं गाइस आगे, देख लेते हैं और क्या कुछ है। तो ये खबर तो अभी हम देख चुके थे, यहाँ पर ढेके से जुड़ी हुई खबर्स को भी देख चुके थे, पंचायत से जुड़े हुए। आगे देख लेते हैं कुछ गाइज। हाँ, आज के अखबार में एक नई खबर छपी हुई जिसमें बताया गया कि नया हांगकांग बन सकता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ पर क्या है, विजय क्रांति के इस इलाके को सामरिक महत्व को इस बात से भी जाना सकता है कि पूरी दुनिया का 1/4 तेल जहाजों से यहीं से होकर के गुजरता है। तो गाइज जो हमारा अंडमान निकोबार है ये एक नया हांगकांग बन सकता है। विजय क्रांति जी का एक लेख यहाँ पर छपा हुआ है और सच्चाई ये है कि मैं इस लेख को पूरा नहीं पढ़ पाया हूं अभी, ऐसे में इस लेख के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन इस लेख की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं, आप इस लेख को पढ़ लीजिएगा और मैं भी इसको इन डिटेल पढ़ता हूं। पढ़ने के बाद में फिर इसके बारे में मैं इन डिटेल इस चीज़ को बता पाऊंगा कि इस लेख में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की हुई। लेकिन अंडमान निकोबार की बात आ गई है तो 2 चीज़ आप याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, और अभी हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है कि तेज इंटरनेट के लिए जो फाइबर केबल की सुविधा है वो वहाँ पर जो अंडमान निकोबार है और जो लक्षद्वीप है वहाँ पर पहुँच गई है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण खबर। मनरेगा में रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल और गुजरात सबसे पीछे, खबर मैं आपको बता चुका हूं। नागालैंड के अलग झंडे और संविधान की मांग को केंद्र सरकार नहीं मानेगी। टॉप 10 मद्रास बॉम्बे दिल्ली समेत 7 आईआईटी हैं जो जिन्होंने टॉप किया हुआ है। नंबर 1 पर है मद्रास, नंबर 2 पर है बॉम्बे और नंबर 3 पर है दिल्ली आईआईटी। है तीनों शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग याद रखना है, जो अटल इनोवेशन रैंकिंग आई है इसमें। बार गाइज पहली बार जो है 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। आपको ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखनी है। इसके पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को, जिसमें से बैडमिंटन खिलाड़ी थी पीवी सिंधु, जिम्नास्ट थी दीपा कर्माकर, निशानेबाज थे जीतू राय और पहलवान थी साक्षी मलिक, इनको एक साथ ये पुरस्कार दिया गया था। रोहित केवल चौथे क्रिकेटर होंगे जिनको खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। पुरस्कार विजेताओं की सूची यहां पर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार में इंपॉर्टेंट लोगों को याद रखना है, लेकिन राजीव गांधी में सभी को याद रखना है। किसको किसको मिला है, रोहित शर्मा को मिला है कुछ क्रिकेट में, विनेश फोगाट को मिला है कुश्ती में, मानिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में, रानी रामपाल को मिला है हॉकी में और मरियप्पन थंगवेलु को मिला है पैरा एथलेटिक्स में। ये पांचों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 4 दिए होंगे, पूछा जाएगा इनमें से किसको जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये नहीं मिला हुआ है। ईशान शर्मा, अतानु दास, दीपक हुड्डा, दीपक ठाकुर, दिविज शरण, मीराबाई चानू, साक्षी मलिक, आकाशदीप सिंह, लेवलिन बोरन, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, मनीषा कौशिक, संदेश जिंगन, दत्तू भोकनाल, राहुल आवारे, दुती चंद, दीप्ति शर्मा, शिवा केशवन, मधुरिका पाटरकर, मनीषा नरवाल, संदीप चौधरी, सुयश यादव, चिराग शेट्टी और सात्विक राय रंगी रेड्डी, विशेष मृगवंशी, इसके अलावा अजय सावंत, अदिति अशोक, काले सारिक और दिव्या काकरन, ये इतने लोग हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन पुरस्कार दे दिए गए हैं। रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मानिका बत्रा, रानी रामपाल और मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं, इनको दिया गया है अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, इसके बाद में गाइज बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं और कुछ। पीएम केयर्स की जो राशि है एनडीआरएफ देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। ये देखिए यहाँ पर एक चीज छपी हुई है, अब यहाँ से आप जान लीजिएगा। बस इतनी सी खबर है जिसमें इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा है। डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इतना है कि दोनों कोषों के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो जो दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों की स्थापना अलग अलग है, सॉरी, और दोनों के कोषों का अलग अलग उद्देश्य। अब राजनीति में देखिए कि यहाँ पर जैसे दो लोगों के कमेंट दिए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि फैसला जो है वो पारदर्शिता के लिए झटका है, और जो जेपी नड्डा जी हैं बीजेपी अध्यक्ष हैं, ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि राहुल के कुटिल मंसूबों को झटका लगा हुआ है। जबकि इस और इस दोनों चीज से कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि दोनों कोषों का अलग अलग उद्देश्य है, ऐसे में पीएम केयर फंड की राशि को वहां पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। बाकी जवाब इनके भी अपने अच्छे हैं और सवाल उनके भी अपने सही हैं। गाइज भास्कर खास में एक जो द इकोनॉमिस्ट की एक खबर छपी हुई है जिसमें दुनिया के सबसे अमीरों में से एक बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है ये 80 से 90% लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 30 से 60% टीकाकरण भी संक्रमण को रोक देगा। बिल गेट्स जी ने ये बात कही हुई है। ड्रीम 11 को आईपीएल टाइटल का प्रायोजन मिला, अभी बात चल रही थी तो हमने वहां पे देखा था कि जो हमारा पतंजलि था, इसके अलावा जो ऑनलाइन स्टडी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है वो था। इसके अलावा जो है गाइज ये जो हमारा ड्रीम 11 था ये सारे लोग टाइटल प्रायोजन के अधिकार में थे, क्योंकि जो वीवो था उसने हाल ही में जो इसका स्पॉन्सरशिप थी वो छोड़ दी थी। तो अब जो ड्रीम 11 है इसको आईपीएल का टाइटल प्रायोजन का अधिकार मिल गया है। आगे अगर हम देखें गाइज तो क्या कुछ है जो हमें जानने को मिल सकता है।
गाइज हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो सुप्रीम कोर्ट है इसके नए फैसले के मुख्य बिंदुओं को जानने के शीर्षक के एक जो लेख है वो छपा हुआ है, और ये जो नोट्स हैं ये परीक्षाओं की तैयारी में हमारे लिए काम आएंगे। तो ऐसे में हम देख लेते हैं गाइज हुआ क्या है कि हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने कहा है कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 है, इसमें बताया है इसने कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले हिस्सेदार की मौत होने पर भी बेटी को पैतृक संपत्ति पर हिस्सा मिलेगा। इससे उन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा जिनके पिता की मृत्यु वर्ष 2005 या इससे पहले हो गई। गाइस देखिए, कानून दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे कानून होते हैं जो भूतलक्षी होते हैं, एक ऐसे कानून होते हैं जो भविष्यलक्षी होते हैं। भूतलक्षी कानून वो होते हैं जो लागू होने के बाद से पूर्व के लोगों पर भी लागू होते हैं। जैसे गाइस अगर आप कभी भी क्रिमिनल लॉज पढ़ेंगे तो क्रिमिनल लॉज का एक रूल ये होता है कि कोई भी जो नया कानून, जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उसका ट्रायल चल रहा है और इस दौरान में अपराध करने के बाद में यदि कोई नया कानून उसी अपराध को लेकर के आता है तो उसमें यदि सजा में बढ़ोतरी की गई है या फिर अगर सजा बढ़ा दी गई है तो फिर वो कानून जो है उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। लेकिन सॉरी लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं गाइज जिनके बारे में ये होता है कि भूतलक्षी होते हैं, यानी कि ये कानून लागू होने के बाद में इससे पहले से भी हुई सारी चीजों को क्या कर देंगे, उसमें अपराध की श्रेणी में ले आएंगे या उन लोगों पर भी ये लागू होंगे। तो उसी प्रकार से गाइज जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन था 2005 का, इसका जो ये है ये भूतलक्षी भी है, यानी कि अगर इसके संशोधन होने के पूर्व भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसका कोई ऐसा उत्तराधिकारी है तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया। गाइज शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के हैं चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि अब मध्य प्रदेश में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और इसका जो कानूनी प्रावधान है ये लोग करने जा रहे हैं। जबकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, इन्होंने भी 70% की बात कही थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि अब शासकीय नौकरियां जो है ये केवल राज्य के बच्चों को ही दी जाएंगे। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है जानना जरूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के स्थायी वकील दीपक आनंद मसीह का कहना है कि राज्य सरकार के अधिकार में ये करना है ही नहीं। वकील दीपक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर प्रदीप जैन सहित कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की श्रृंखला है जिनमें कोर्ट ने राज्य सरकार के ऐसे प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। तो गाइस जो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक चीज कही हुई है कि मध्य प्रदेश में अब हम बाहरी लोगों को नौकरी नहीं देंगे, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये चीज कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन है जिनमें दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास में कोई ऐसे राइट्स नहीं है कि वो ये डिसाइड करें कि गवर्नमेंट जो जॉब्स होंगी वो किसे मिलेंगी और किसे नहीं मिलेंगी। और वैसे भी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है और इस प्रकार से अगर बाकी राज्य भी इनका अनुसरण करते हैं तो फिर देश के अंदर बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी और इस प्रकार के मनमानी चीजों को किसी भी राज्य को करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा और लोगों के बीच में फिर आपसी स्टेट्स के बीच में प्रतिस्पर्धा, न सिर्फ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वरन जो एक दूसरे राज्यों में अभी हम हाल ही में देख रहे हैं एक चीज बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई, थोड़ा सा सोच रहा हूं आपसे चर्चा करूं। जैसे अभी हाल ही में दिल्ली में जब जेएनयू में कुछ चीजें चल रही थी जो ठीक ठाक नहीं लग रही थी हमें देखने में, उस ड्यूरेशन में एक बहुत बड़ी बात चल रही थी कि दूसरे स्टेट से लोग आकर के दिल्ली के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसी प्रकार से बेंगलुरु में भी एक तबका है जो ये चीजें कहता है, इसी प्रकार से चेन्नई में भी एक तबका है जो ये कहता है और मुंबई में भी हमें देखने को मिलता है। तो देश के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़े जो हमारे सिटीज हैं, वहां पर क्या हो रहा है बड़े शहरों में कि वहां पे जो बाहर के लोग रोजगार के लिए आ रहे हैं और बाहर के लोग जो पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जो बाहर के लोग किसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आ रहे हैं, वहां उनके लिए इस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये लोग वहां के स्थानीय लोगों के लिए अवसर खत्म कर दे रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों को पहले अधिकार मिले, बाहर के लोगों को बाद में अधिकार मिले, इसके संबंध में कितना खून खराबा हुआ है जो हमसे किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। गाइस ये एक प्रकार की पॉलिसी है जिसमें पॉलिटिशियंस से लेकर के सारी चीजें जो चलती रहती हैं, लेकिन इस चीज को किसी भी प्रकार से स्वीकार किया जाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा सवाल ये है कि राज्य जो कह रहे हैं कि हमारे लिए हमारे राज्य के बच्चों को ही रोजगार मिलेगा, वो भी 100% हम सरकारी नौकरियां जो होंगी, पूरी की पूरी 100% नौकरियां हैं वो हम सरकारी नौकरियां जो हैं ये हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लोगों को देंगे, बाहर के लोगों को हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे। तो गाइस ऐसा भी तो कर सकते हैं बाकी स्टेट्स कि वो कह देंगे कि फिर हम एमपी के लोगों को हम भी अपने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई नहीं करने देंगे, वो एमपी के लोग फिर एमपी में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपका नजरिया क्या है, इस चीज के बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिए और क्या ये चीज सही है अपने राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में सरकारी नौकरियों का जो अधिकार है वो मिले। तो इसके पक्ष और विपक्ष में दो कम से कम दो या फिर चार तर्क दीजिए और दोनों के पक्ष में लिखिए कि पक्ष में इसलिए ये होना चाहिए और इसलिए ये नहीं होना चाहिए। आगे गाइए कि जो गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, इनका मेघालय तबादला कर दिया गया है। इनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। ये तथागत राय की राय जो जगह है वो लेंगे। आईसीसी ने जारी कर दी है टेस्ट रैंकिंग, इसमें कोहली जो है भारत के, विराट कोहली जो कप्तान है भारत के इस वर्तमान में, ये नंबर 2 पर हैं और ऑस्ट्रेलिया के एक अच्छे खिलाड़ी स्टीव स्मिथ जी नंबर 1 पर हैं।
आगे बात पंडित जसराज जी की बात जो आई थी वो हो ही गई है। पहला विश्व जो सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन है ये होगा आभासी मंच पर, क्योंकि जान रहे हैं कोरोना पैंडेमिक चल रही है, कोई बैठक नहीं हो पा रही, तो एक वर्चुअल बैठक होगी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो है संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में भी गोधन योजना शुरू हो सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना 90% हो गई है, क्योंकि पहले से ही 60% थी लेकिन अब 90% हो गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की योजना थी जिसमें इन्होंने कहा था हम किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, फिर 8 रुपए किलो उसको कंपोस्ट खाद बनाने के बाद में बेचेंगे। अब ये योजना मध्य प्रदेश भी शुरू कर सकता है। तो ये थी गाइस हमारी आज की अंतिम खबर। उम्मीद है आपको इतने पूरे करंट अफेयर से बहुत नई चीजें जानने को मिली होंगी। इनके नोट्स आप बना लें, उनका रिवीजन कर लें, तभी इसका आपको पूरा फायदा होगा। तो थैंक यू सो मच। आज के सेशन से शाम को 8 बजे की लाइव क्लास में इसी से जुड़े हुए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।